हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद आईएएस। आज आपको मैं पढ़ाऊंगी फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी, जिसमें आपकी यूनिट 1 है एंशिएंट, वैदिक एंड मॉडर्न बॉटनी। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक प्राचीन वनस्पति विज्ञान। भारत को पूरी दुनिया में विविध संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों से समृद्ध देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह कहना समझ से परे नहीं है कि यह कई अग्रदूतों का जन्म स्थान रहा है, जिन्होंने वैदिक काल से ही विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, शिक्षा के कई अन्य क्षेत्रों में काम किया। हालांकि पश्चिमीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण हमने अपने लोगों द्वारा दिए गए योगदान के बारे में जानकारी खो दी है और अपने स्वयं के लोगों को श्रेय देने के बजाय पश्चिमी दुनिया के कई आविष्कारों, खोजों, सिद्धांतों को मान्यता भी दी है। ऐसे ही महान ऋषि जिन्होंने वनस्पति विज्ञान के सिद्धांतों को खोजा है और दुनिया को पौधे विज्ञान के महान योगदान दिए थे, जैसे श्रद्धेय ऋषि पराशर, ये शक्ति के पुत्र और ऋषि वशिष्ठ के पौत्र थे। वह महान ऋषि वेद व्यास के पिता भी थे। ऋषि पराशर ने एक बार मुख्य नाविक की बेटी मत्स्यगंधी द्वारा यमुना नदी को पार करने के दौरान उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जो ऋषि वेद व्यास थे। जैसे ही ऋषि व्यास का जन्म हुआ, उन्होंने अपने जन्म के लिए अपने माता पिता को धन्यवाद दिया और तपस्या के लिए आगे बढ़ गए। ऋषि पराशर ने तब सत्यवती को अपने शरीर से निकलने वाली सुंदर सुगंध का वरदान दिया। तब से उन्हें सत्यवती कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है शुद्ध सुगंध। सत्यवती का अर्थ क्या होता है? शुद्ध सुगंध। ऋषि पराशर को कई वनस्पतिक खोजों के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। वे अपने संस्कृत कार्य वृक्ष आयुर्वेद में पारक कोशिका की संरचना की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस काम में उन्होंने चौथे अध्याय के पौधों के प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को भी समझाया। वह स्पष्ट रूप से बताता है कि पत्तियां अपनी जड़ों के माध्यम से भोजन और पानी तैयार करती हैं। जो लीव्स होती हैं वो अपनी रूट्स की मदद से ही भोजन और वाटर तैयार करती हैं। इस प्रक्रिया को सिंधाना नाम दिया गया। सिंधाना नाम किसे दिया गया? जिसमें पत्तियां जड़ों के माध्यम से भोजन और पानी तैयार करती हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिंधाना। और यह कहीं आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी प्राचीन भारतीय इस तथ्य से अवगत थे। ऋषि पराशर ने भी अनेक प्रकार के फूलों, फलों, जड़ों और पत्तियों के अनुसार पौधों को क्लासिफाइड किया। इसलिए हम देख सकते हैं कि उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथ बहुत से पौधों को उनके कार्यों में बहुत स्पष्ट रूप से संदर्भ देते हैं, जो पौधे विज्ञान में उनके विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ऋषि पराशर ने पौधों के बीजों को भी क्लासिफाइड किया, जो आज के सभी आधुनिक जीव विज्ञानियों के बेंचमार्क है। उन्होंने कृषि पराशरम नाम की एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृषि पराशरम पुस्तक लिखी थी। किसी के द्वारा योगदान की गई किसी भी विज्ञान या परंपरा का पालन करना अच्छा है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। लेकिन ऋषि पराशर जैसे व्यक्ति हमें याद दिलाते हैं हमें हमेशा अपने महान दिग्गजों के महान योगदान को भी जानना चाहिए और इससे अनजान नहीं रहना चाहिए। हमारे ऋग्वेद में सर्वप्रथम 3000 ईस्वी पूर्व इसकी जानकारी मिलती है। बाद में इनकी जानकारी वृक्ष आयुर्वेद में तथा मनुस्मृति में भी मिलती है। पहले पौधों को उनके रहन सहन तथा आवश्यकता यानी कि यूज के आधार पर क्लासिफाइड किया गया था। वृक्ष आयुर्वेद में पालक जगत को 8 भागों में विभाजित किया गया है। ये 8 टाइप्स हैं। फर्स्ट है औषधि। ये एक वर्षीय वृक्ष होता है, जो सिर्फ एक वर्ष में ही होता है। सेकंड है वनस्पति। ये फलदार है, इसमें फल आते हैं। थर्ड है वृक्ष। ये फल और फूलदार होता है, इसमें फल भी आते हैं और फूल भी आते हैं। ये फ्रूट और फ्लावर दोनों ही आते हैं। फिर गुच्छे, ये झाड़ी होता है। उसके बाद ये गूदेदार पौधे होते हैं। उसके बाद तृण, ये घास होता है जिसे हम ग्रास बोलते हैं। उसके बाद प्रतान, ये बेल होती है। जो बेल होती है वो पुष्प का ही एक रूप होती है, जिसमें कोई भी जो फ्लावर होता है वो वृद्धि करता है, उसे ही हम बेल कहते हैं। और लास्ट है मल्ली, जो लताएं होती हैं। क्या होती है? क्लिम्बर्स।
चरक और सुश्रुत संहिता में भी इसी प्रकार का वर्गीकरण मिलता है। पौधों को उनके गुणों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। सुश्रुत संहिता में औषधि गुणों के आधार पर पादप जगत को 37 गणों में विभाजित किया गया है। भारत, चीन और मिस्र के प्राचीन आलेखों में अनेक प्रकार के पौधों का संदर्भ है तथा उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन फूड्स और मेडिसिन जैसे क्लास में किया। फर्स्ट है वृक्षायुर्वेदा, प्लांट्स के साइंटिफिक विवेचन का सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसका संग्रह पराशर द्वारा ईस्वी युग के प्रारंभ में किया गया था। इस ग्रंथ में पौधों का क्लासिफिकेशन तुलनात्मक आकृति के आधार पर किया गया है तथा क्लासिफिकेशन की यह पद्धति यूरोप में 18वीं शताब्दी से पूर्व प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धतियों से अधिक प्रगत थी। वृक्षायुर्वेदा में अनेक फैमिलीज, अनेक गैनाज यानी कि गण का नाम दिया जो विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें हाइपोगाइनस होता है, गैमोसेप्लस होता है एंड लेग्यूम्स होता है आदि शब्दों का यूज किया गया। क्रूसीफेरी कुल को पेटल्स की रचना के आधार पर जो स्वास्थ्य की रचना से मिलते हैं कहा गया। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थियोफ्रेस्टस द फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है को वनस्पति विज्ञान का जनक द फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इनका काल 370 ईस्वी पूर्व से 287 ईस्वी पूर्व तक रहा। इनके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन इनकी एक बुक थी दी हिस्टोरिया प्लांटेरम में प्रकाशित हुआ, जिसके अंतर्गत लगभग 500 पौधों का वर्गीकरण। द फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस की जो बुक थी दी हिस्टोरिया प्लांटेरम। कितने प्लांट्स थे? 500 प्लांट्स थे। यह वर्गीकरण पौधों की प्रकृति एवं आपस इनकी हैबिटेट के अनुसार था। इसमें प्लांट्स को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया, हर्ब, श्रब, ट्रीज। पादप वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की एक बहुत पुरानी शाखा है। इनका आरंभ लोक वर्गीकी यानी फॉल्क टैक्सोनॉमी के रूप में 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ, परंतु इनकी वृद्धि और विकास पिछले 500 वर्षों में हुआ था। पृथ्वी का फ्लोरा, जो फ्लोरा होता है उसे कहते हैं द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा कहलाता है कि जो वनस्पतियों का समूह होता है उसे हम फ्लोरा कहते हैं। अगर ह्यूमंस द्वारा जो लाई गई होती है वो फ्लोरा में उससे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। केवल पिछले 300 वर्षों में ही खोजा गया। लगभग 4 लाख पादप जातियों की पहचान की गई। उनमें से 2,86,000 पुष्पीय पादप हैं, जिनमें से 70% ट्रॉपिकल क्षेत्र में मिलते हैं। वर्गीकी का इतिहास पौधों को आवश्यकता के अनुसार वर्गीकृत करने से आरंभ होता है। पौधों को आर्थिक महत्व के अनुसार बांटा गया, तब शाकीय वर्गीय हर्बल टैक्सोनॉमी का जन्म हुआ। अब एक्सप्लोरेटरी फेज में वर्गीकी का अर्थ केवल जातियों का नाम देना मात्र था। इसका सिर्फ नॉमेनक्लेचर करना था, हमें सिर्फ इस विशेष का नॉमेनक्लेचर करना ही था। ये होता है एक्सप्लोरेटरी फेज होती है। कंसोलिडेशन फेज कौन सी होती है? इस समय में बहुत से कार्य पादप वर्गीकरण के संबंध प्रकाशित हुए। पहला है बैंथम हुकर ने 1864 इनकी जो बुक थी वो उसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम का प्रकाश किया, जिसमें उन्होंने पौधों का वर्गीकरण प्राकृतिक पद्धति के अनुसार किया था। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था। यह वर्गीकरण आज भी प्रयोगात्मक रूप से बहुत ही अधिक प्रभावी है। इनके जो क्लासिफिकेशन होते हैं, हमारे पूरे विश्व में जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं, बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन पर, बिकॉज ये हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन है। सेकेंड है इसका आरंभ एंडाइक्लर 1804 से 1849 तथा आइक्लर 1837 से 1887 को द्वारा हुआ। एंगर प्लांटल ने अर्धजाति, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, जो प्लांट्स के जो भी आनुवंशिक लक्षण है उनको देखा जाता है।
पद्धति का वर्गीकरण डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैजिन फैमिली में दिया। इनकी बुक का नाम क्या था? डाई नेचुरल लाइकेन फ्लैजिन फैमिली। उसका जॉन हचिंसन। इनका भी जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक था। इन्होंने विकास के 24 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत? इन्होंने 24 सिद्धांत दिए थे, जिसमें इन्होंने सभी प्लांट्स के बारे में बताया था। ये प्लांट्स हर्ब है, श्रब है, एनुअल है, पेरेनियल है या बायनियल है, उन पर आधारित वर्गीकरण इनके जो बुक की फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 1959 में दिया। इस वर्गीकरण को फिर कुछ वैज्ञानिकों ने बदला, जैसे तख्ताजान ने 1969 में फ्लावरिंग प्लांट ओरिजिन एंड डिस्पर्सल में, कॉन्क्विस्ट 1968 में इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में था। 1981 में एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टीवेंस ने 1974 में फ्लावरिंग प्लांट्स इवोल्यूशन अबव द स्पीशीज लेवल में रॉबर्ट थॉर्न ने 1976 में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मी में आदि। वर्गीकरण अकारिकी के अंतर्गत वितरण, परिस्थितिकी, शारीरिकी, परमाणु विज्ञान, कोशिका विज्ञान तथा जैव रसायन पर आधारित है। हर्बेरियम बनाने व हर्बेरियम किसने कहा था? यहाँ पर पौधों को एक शीट पर लगाया जाता है, उसे ही हर्बेरियम कहते हैं। और सबसे पहले हर्बेरियम कहाँ पर था? अमेरिका में था। और इंडिया में सबसे पहला हर्बेरियम सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है। बनाए रखने की तकनीक में बहुत अधिक सुधार हुआ है। उसका बायोसिस्टमैटिक फेज पिछले 15 वर्षों से की गई जानकारी में गुणात्मक सुधार हुआ है। ये जैव वर्गीकरण के बायोसिस्टमैटिक्स के कारण संभव हो पाया है। न्यू सिस्टमैटिक्स का लक्ष्य होलो टैक्सोनॉमी को प्राप्त करना है। हक्सले ने 1940 में शब्द न्यू सिस्टमैटिक्स दिया था। कैम्प तथा गिली 1943 में न्यू सिस्टमैटिक्स को बायोसिस्टमैटिक्स कहा था। इसका आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। ओके, थैंक यू।